Namaskar. Welcome to TSPH Digital Classroom. In today's class, we are going to talk about biomolecules, and the topic for our discussion is nucleic acid. Now, we have already covered what are carbohydrates, what are proteins, and the details of nucleic acid will be discussed in this lecture. जब अगर न चले जब अगर न जले जब आवे सिंघम है कि नहीं। ये देखिए, ये मतलब खाली एक ट्यूबलाइट से ही ये भाई साहब को उड़ा सकते हैं। सो ये एक पर्टिकुलर ट्रेट है। तो ये ट्रेट आते कहाँ से है, मतलब इन लोगों के अंदर ये ट्रेट कहाँ से आया? ओके, कभी ब्लू आइज हिप्नोटाइज, कभी ग्रीन आइज हिप्नोटाइज। ओके, सो व्हाट डिसाइड्स द कलर ऑफ द आइज, इजंट इट? तो सर ये बायोमोलिक्यूल तो नहीं लग रहे, बॉली मॉलिक्यूल्स है। वेरी गुड वन। एनीवेज, सो ये जो कलर ऑफ द आईज है वो कैसे डिसाइड होता है? ऐसा कैसा होता है कि एक जो मान लीजिए आपके पास में गेहूं है, तो उस गेहूं के अंदर से गेहूं का ही जो है उसमें वृक्ष बनता है। सर ऑब्वियस बात है ना, भी गेहूं का बीज डालोगे तो गेहूं उगेगा। हाँ, तो नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा गेहूं के अंदर ऐसा क्या है कि वो वैसा ही उसका जो है वृक्ष बनता है जैसा पहले था? तो इसके अंदर डेफिनेटली इसका अगर मैं सिंगल टर्म आंसर दूं, तो उसका सिंगल टर्म आंसर है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड वो चीज है जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ये सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें, उसमें आप न्यूक्लियस देख रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहे प्लांट सेल लीजिए, एनिमल सेल लीजिए, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक कोई भी सेल ले लीजिए। सेल के अंदर क्या होता है यहाँ पर? ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक सुपर्ब इंफॉर्मेशन जो है वो कोडेड लैंग्वेज के अंदर भरी रहती है, और इसी को हम कहते हैं सेल की वो मेमोरी है। ठीक है, हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर मेमोरी है। हमारे पूर्वजों की, हमारी सारी जितनी भी एवोल्यूशन की जितनी भी मेमोरी है वो हमारे सेल्स के अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर भरी हुई रहती है। ठीक है, और सेल के अंदर भी प्रिसाइसली कहाँ पर? तो बोलता है ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो बोला न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये एसिडिक सब्सटेंस है और वो न्यूक्लियस के अंदर है, इसीलिए इसे कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सो आपने अक्सर ये चित्र देखा ही होगा, डीएनए, बराबर है। इट इज नॉट अ एग योक। ये एक सेल का न्यूक्लियस बताया गया है, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक और आप व्हाइट कलर का जो देख रहे हैं, येलो कलर का है वो न्यूक्लियस है, और व्हाइट वाला जो देख रहे हैं वो न्यूक्लियोलस है। ठीक है, फिलहाल न्यूक्लियोलस का मुझे कुछ काम नहीं है। उसके अंदर आप कुछ देख रहे हैं घूमता हुआ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डीएनए। ये तो आपने अक्सर देखा है और सुना है। तो आज हम उसी के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। एकदम सिंपल सी बात हम हमेशा याद रखें कि जब एक सेल मल्टीप्लाई होता है, मतलब एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से तीन, दो से चार, चार से आठ, जैसे ही बनते जाते हैं, तो उसके अंदर सब मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये रहती है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो एक सेल के अंदर है वो दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर की जाती है। और इसीलिए हमारे भी दो हाथ, दो पैर, एक नाक, दो कान इसी तरह से आते हैं। समझ में आए? दिस इज बिकॉज कि हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन फादर टू चाइल्ड, चाइल्ड एंड सो ऑन, जैसे ही आगे बढ़ती रहती है वो हमेशा एज इट इज पास ऑन होती रहती है। ठीक है, उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन आते हैं जिसे म्यूटेशन कहते हैं, बट ये म्यूटेशन 0.0000% के अंदर रहता है। ठीक है, तो इसके लिए जो इंफॉर्मेशन है वो अदरवाइज एज इट इज ट्रांसफर हो जाती है। ऑलराइट, सो ये कैसे काम करता है न्यूक्लिक एसिड, ये हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक को कहा जाता है आरएनए और दूसरे को कहा जाता है डीएनए। ठीक है, तो आरएनए इज नथिंग बट अ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए इज नथिंग बट अ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अभी ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का पोटैटो नहीं है झालरो। ये क्या है? ये एक सेल है, और सेल का हमने कट करके यहाँ पर आपको एक विजन देने की कोशिश की है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और बाकी सारी चीजें का नाम फिलहाल जरूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि ये जो यहाँ पर आप पर्पल कलर का देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। येलो उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस है। मुझे न्यूक्लियोलस का भी कोई काम नहीं है फिलहाल, मुझे काम है न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस के बाहर के एनवायरनमेंट का। न्यूक्लियस के बाहर के एनवायरनमेंट को कहा जाता है
साइटोप्लाज्म, ऑलराइट, और ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। सो न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए और साइटोप्लाज्म में होता है आरएनए। तो ये याद रखिए, डीएनए आरएनए का आपको डिस्टिंग्विश भी लिखने के लिए आएगा। सो आप ये चीजों को भी थोड़ा पॉइंट आउट करते जाएंगे कि आरएनए कहाँ होता है, तो बोला सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। डीएनए कहाँ होता है, तो बोला सेल के न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। अभी ये दोनों का जो काम है वो बड़ा मजेदार है। सवाल ये आता है कि सर ऐसे कैसे ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, कौन सी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो इसके पास में है। तो भाई जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर जो डीएनए होता है वो असल में होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अभी क्रोमोसोम की थियोरी को अच्छे से समझ लीजिए। ये जो क्रोमोसोम्स होता है ना, वो हमेशा जोड़ी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और हम उनसे कहते हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। राइट नाउ आप यहाँ पर एक क्रोमोसोम देख रहे हैं, तो जैसे इंसानों के अंदर 24 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, बराबर है, जिसमें से 23 क्रोमोसोम्स नॉर्मल होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम रहता है जो आपके जेंडर को डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं 24 मैंने जो बताए, बराबर, तो उसमें से 24 या 23 आप कंफर्म कर सकते हैं बायो स्टूडेंट के साथ में। सो अराउंड देयर आर 20 आई गेस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, ऑफ विच 23 जो रहेगा मदर से आएगा, 23 फादर से आएगा, और कुल मिला के यहाँ पर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मेरे और आपके अंदर हर एक सेल के अंदर रहता है, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम्स रहता है ये किसके बने रहते हैं, तो बोला ये डीएनए के बने हुए रहते हैं, ठीक है। असल में एक डीएनए ही रहता है जो इसके अंदर जो क्रोमोसोम है, अगर आप इसको क्लोज व्यू जाएंगे तो कैसा होता है कि हिस्टोन नाम के प्रोटीन होते हैं, ओके, हिस्टोन प्रोटीन जिसको कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये लपेटा हुआ रहता है, ये ऐसे ऐसे डीएनए पूरा 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 लपेटा 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 और पूरा लपेटा हुआ है। देखिए इस तरह से ही इसका जो है पूरा क्या बोलते हैं, एक क्रोमोसोम तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो डीएनए रहता है, इस डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन रहती है क्या चीज की, तो बोला डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन रहती है प्रोटीन बनाने की। क्या चीज की इंफॉर्मेशन रहती है? प्रोटीन बनाने की। डीएनए जो है वो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। सो आई विल राइट इट दिस वे, डीएनए मेक्स द प्रोटीन्स, ओके। प्रोटीन्स कौन से? बोला तरह तरह के। अपने पूरा जो बॉडी है तो उसके अंदर बिलियंस ऑफ टाइप ऑफ प्रोटीन्स है, सारे प्रोटीन के जो कोड्स है वो डीएनए के अंदर छुपे हुए हैं। प्रोटीन्स विद द अदर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स द cells, cells forms the tissue, tissues forms the organs, and organ forms the organism, ठीक है। तो जो भी आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, चाहे वो प्लांट ऑर्गेनिज्म ले लो या एनिमल परिमल कुछ भी ले लो, बराबर, सिर्फ एनिमल परिमल तो सीना नहीं हुआ, एक लपड़ मारूंगा चपड़ गंजू। हाँ, तो कुल मिला के कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर आप देखें तो फाइनली उसकी जो पूरी जो कोड है, बराबर है, ये डीएनए के अंदर छुपी है, बराबर। कुदरत का ये जो मैजिक है, इट इज ब्यूटीफुल, बराबर है। और ये जो जेनेटिक जो उसके अंदर छुपा हुआ है, उसके अंदर जो हर एक मॉलिक्यूल किस तरह से काम करता है, तो दैट इज सो अमेजिंग, एंड हाउ इट फॉर्म्स द एग्जैक्ट रेप्लिकेट, बराबर, विदाउट एनी एरर। There are various steps of proofreading, these that. So I'll try my level best कि आपके साथ में पूरी मैकेनिज्म डिस्कस करूं। हालांकि मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड एक्सेट्रा इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आई थिंक डीएनए का अगर आप एंड यूज समझेंगे तो शायद नॉन बायो स्टूडेंट्स को भी ये अच्छे से समझ में आएगा कि हम बातें किस बारे में कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो डीएनए रहता है, लेट अस रीड आउट दिस डू यू नो स्टेटमेंट, सो इट विल क्लियर आउट मेनी थिंग। सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, the fundamental structural material of the body, is a process in which the genetic information is transferred, ओके। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो इनफैक्ट पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था कि प्रोटीन हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, फिर पता चला कि प्रोटीन बनाने का जो काम है वो डीएनए करता है। वो बैठता अकेला न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर बैठे बैठे ऑर्डर देता है और बाहर सब काम चलता है, एकदम राजा की तरह काम करता है, ठीक है ना। सो डीएनए गवर्न्स द प्रोसेस। डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि सेल न्यूक्लियस के अंदर होता है। ईच क्रोमोसोम हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए,
Each chromosome has a different type of DNA. An individual chromosome is composed of many genes. Gene is a portion of DNA molecule which is responsible for protein synthesis. Okay, ये देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है ये तो जो डीएनए जो है वो तो बहुत बड़ा रहता है, मतलब इट्स वेरी लॉन्ग। तो ये पूरा डीएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, डीएनए के पर्टिकुलर पार्ट रहते हैं बराबर, जिसको हम कहते हैं जीन। ठीक है, ये जीन उस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये जो मैंने आपको 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बताए, इन्हीं 23 पेयर के अंदर हमारे मतलब ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन में 23 पेयर होते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म में ऐसे अलग अलग नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो पेयर में ही रहते हैं। तो अभी जो हमारे अंदर जो जीन है बराबर है, हमारे अंदर जो डीएनए है बराबर है, ये डीएनए इस 23 क्रोमोसोम के अंदर पूरी की पूरी हमारी जेनेटिक कोड है। मतलब एक इंसान कैसे पूरा बना हुआ है, वो पूरा का पूरा कोड उसी के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि लीवर बनाने का भी कोड उसी के अंदर है। अभी लीवर के प्रोटीन और आंख के प्रोटीन रहेंगे वो सेम रहेंगे कि अलग रहेंगे? ऑब्वियसली अलग रहेंगे, क्योंकि आंख का टिश्यू अलग है, आइस का टिश्यू अलग है, और लीवर का जो टिश्यू है वो अलग है। तो क्या होता है कि लीवर के जो टिश्यू रहता है ना, वो ऐसे क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ लीवर का ही जो प्रोटीन बनाने वाले जीन रहते हैं ना, वो एक्टिव रहते हैं। जीन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए which is responsible for making that protein. Okay, so remember what is a gene? Gene is a part of DNA which is responsible for making the protein. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो इट इज अ लॉन्ग डीएनए, और लॉन्ग डीएनए के अंदर एक छोटे से पोर्शन को हमने जीन कहा हुआ है। ये जो जीन रहता है, इस जीन के अंदर ही कोडेड लैंग्वेज रहती है। इस कोडेड लैंग्वेज के अंदर पूरा उस प्रोटीन बनाने का मैसेज छुपा रहता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो जीन रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, और बाकी अभी आइस के अंदर जो लीवर बनाने वाले जो जीन रहेंगे वो इनएक्टिव रहते हैं, और लीवर के अंदर आइस को बनाने वाले जो प्रोटीन रहते हैं उसके जीन इनएक्टिव रहेंगे। ठीक है ना, समझ गए? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो डीएनए स्टोर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन while RNA translates this into the synthesis of protein needed by the cell for the proper function and development. अभी आरएनए उसको ट्रांसलेट करता है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसको हम लोग एक समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही मजेदार प्रोसेस है ये। क्या होता है ना कि मान लीजिए ये आपका एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। ओके, ये सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, ओके, अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या है? आपने बोला कि इसमें क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना, इसमें क्या है? क्रोमोसोम्स है। ओके, क्रोमोसोम कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, बराबर? क्रोमोसोम हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अभी इस क्रोमोसोम के अंदर जो एक पार्ट है उसको हम कहते हैं क्या? डीएनए। मतलब क्रोमोसोम जिसका बना हुआ है क्या है? डीएनए का बना हुआ है। और डीएनए का जो पर्टिकुलर हिस्सा है वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। अब इस जीन के पास में क्या है? कोड है, बराबर है। तो डीएनए क्या करता है? इस कोड को ट्रांसलेट करता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, बराबर है। मतलब जो डीएनए रहता है ना, डीएनए से ही आरएनए बनता है, बराबर है। कौन सा आरएनए? तो इसको कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, बराबर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट आरएनए। बट सर ये आरएनए है क्या? अरे केमिकली क्या है ये हम समझेंगे, पहले आप फंक्शन समझ लो तो आपको उनकी केमिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, पहले इसके फंक्शन को हम समझ लेते हैं। तो आरएनए में 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। ओके, एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो ये जो डीएनए है, डीएनए ने क्या किया? एक आरएनए जनरेट किया। क्या जनरेट किया? आरएनए जनरेट किया। कैसे? वो मैं आपको एनिमेशंस के जरिए बताऊंगा। तो डीएनए ने क्या बनाया है? एक आरएनए बना दिया है, ठीक है। अब ये आरएनए क्या करता है? ये आरएनए को कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। मतलब ये जो डीएनए है ना आपका, ये बॉस की तरह है। ये खुद बाहर आके प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करने वाला, ये सिर्फ मैसेज भिजवाएगा, बराबर है कि नहीं? मैसेज भिजवाएगा बाहर कि लीवर के प्रोटीन को तैयार किया जाए, बराबर है। तो ये आदेश को लेकर
ये जो मैसेंजर आरएनए है वो इस न्यूक्लियस के बाहर आता है, और जो वो बाहर आता है तो वहां पर एक और आरएनए का एक बड़ा सा मॉलिक्यूल रहता है जिसको कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। क्या कहा जाता है? राइबोसोमल आरएनए। तो ये मैंने एक आपको राइबोसोम बना के दिया हुआ है। क्या बनाया है ये? राइबोसोम। ठीक है, ये राइबोसोम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। तो अभी प्रोटीन कैसे बनाया जाता है इसके अंदर? जो आरएनए यहाँ से न्यूक्लियस से बाहर निकला था, ये इसके पास में जाएगा और कहेगा कि ये प्रोटीन बनाने का आदेश है। तो इस आरएनए के ऊपर जो कोड रहेगा ना, ये कोड कहाँ से आया है? डीएनए के पास से आया है। डीएनए ने एज इट इज कोड आरएनए को ट्रांसफर किया, ट्रांसलेट करके दिया, और यही कोड जाके आरएनए जो है वो राइबोसोम के साथ, राइबोसोम को इस कोड को दे देगा कि ये कोड का प्रोटीन बनाना है। राइबोसोम इस कोड को रीड करते जाता है, और राइबोसोम का ही मतलब होता है आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए एमआरएनए को रीड करता है। ओके, और ट्रांसफर आरएनए को बुलाता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है ना, ये ट्रांसफर आरएनए के साथ में जुड़ा होता है एक अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड जुड़ा रहेगा। तो स्मार्ट बच्चे ही बता पाएंगे कि देयर विल बी 20 टाइप ऑफ टीआरएनए। यस और नो? क्यों? बिकॉज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। हर एक अमीनो एसिड एक टीआरएनए को जुड़ा रहता है, बराबर है? जो अमीनो एसिड आपने खाए थे, वो अमीनो एसिड आपके सेल साइटोप्लाज्म में ब्लड ने पहुंचा दिए। तो ये सारे अमीनो एसिड यहाँ पर घूम रहे होते हैं, ठीक है ना? और ये अमीनो एसिड अकेले घूमते हैं? बोला ना, ये अमीनो एसिड किसके साथ में रहते हैं? टीआरएनए के साथ में रहता है। टीआरएनए जो रहेगा, ट्रांसफर आरएनए, बराबर है? अब जैसे ही ये कोड रीड करेगा, आरआरएनए कोड रीड करेगा, तो पहला कोड मान लीजिए मिथियोनिन प्रोटीन, मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए, तो मिथियोनिन अमीनो एसिड हाजिर हो, तो मिथियोनिन अमीनो एसिड आ जाएगा, बराबर? ट्रांसफर आरएनए फटाफट भाग भाग के आएगा। कौन सा वाला ट्रांसफर आरएनए? जिसके पास में मिथियोनिन है वो वाला आएगा। और मिथियोनिन यहाँ पर हमने ज्वाइंट कर दिया, मतलब मिथियोनिन हमारे पास में जुड़ा। ठीक है, अब मिथियोनिन जुड़ा, अब फिर नेक्स्ट कोड को रीड किया जाएगा। जब नेक्स्ट कोड को रीड करते हैं तो बोलेगा कि अभी इसके अंदर आपको चाहिए ग्लाइसिन अमीनो एसिड, तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड को जोड़ा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलेगा, नेक्स्ट वाला कोड रीड होएगा। मान लीजिए वो बोल रहा है कि ये वाला सिस्टीन अमीनो एसिड है, तो सिस्टीन को ज्वाइन करेगा। फिर नेक्स्ट कोड रीड करेगा, नेक्स्ट वाला अगेन सिस्टीन के लिए है, तो एक और सिस्टीन आ जाएगा, बराबर है? ऐसे करके वो कोड रीड करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, और इसकी एक लॉन्ग अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी, जो कि आरआरएनए के अंदर जो मैसेज रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, फिर आरआरएनए की इन कोड्स को रीड करने पर अमीनो एसिड की जो ये चेन बनी है, ये अमीनो एसिड की चेन को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर आगे की स्टोरी आप जानते हो, वो अपने आप में वाइंड होते जाता है और उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है, फिर टर्शरी एंड क्वाटरनरी, और प्रोटीन रेडी हो जाता है। और इस प्रोटीन को रेडी करते करते फिर फाइनली एक सेल में से दूसरा सेल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसी को ये प्रोसेस जो है पूरा रेप्लिकेशन का, मतलब एक से दूसरा जेरोक्स कॉपी बनाने का, ये पूरा का पूरा किसकी बदौलत हो रहा है? डीएनए की मदद से होता है। ठीक है ना? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर हम कह रहे हैं। ठीक है, होपफुली आपको नटशेल में ही समझ में आ गया। एनिमेशंस में शायद आपको हो सकता है और समझेगा, लेकिन एनिमेशन को देखने से पहले आपको स्ट्रक्चर को भी समझना होगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में पहले। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में कैसा है कि कोई भी जो न्यूक्लिक एसिड है उसे कहा जाता है पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा जाता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड, बराबर है? सो न्यूक्लियोटाइड इज अ रिपीटिंग मोनोमर, बराबर है? कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, ये न्यूक्लिक एसिड का मतलब न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेशन है। ठीक है, अब सर ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो ये जो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हो 1 2 3, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये? एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दिया जाता है जिससे बनता है न्यूक्लिक एसिड। बट सर ये न्यूक्लियोटाइड है क्या चीज? ये कोई पेंटागन, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब क्या चीज है? तो सबसे पहला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 यूनिट्स रहते हैं। फर्स्ट यूनिट को आप कहते हो पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। सेकेंड जो है इसको आप कहते हो नाइट्रोजनस बेस। क्या कहते हो आप? नाइट्रोजनस बेस। एंड थर्ड जो यूनिट रहता है इसको आप कहते हो फॉस्फेट।
ठीक है, ये हो गया आपका फॉस्फेट बेस और पेंटोस शुगर। तो इसको आप याद रखिए, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट, और इसी सीक्वेंस में आप याद करिए, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड देन फॉस्फेट। ये तीन जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो इससे बनता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब सवाल आता है सर कौन सा वाला पेंटोस शुगर, क्योंकि पेंटोस शुगर में तो बहुत सारे हैं ना, जैसे राइबोस भी है, राइबुलोस भी है। तो आपको याद रखना है कि पेंटोस शुगर के लिए हम यूज करने वाले हैं राइबोस। ठीक है, और ये राइबोस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर होगा। तो सबसे पहले हम एक रिकैप ले लेते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते थे। तो ये मैंने बना दिया CHO, ये मैंने बना दिया CH2OH, 2 कार्बन हो गए, 3 4 5। ठीक है, ये होता है HOH HOH HOH। ठीक है, अब ये जो राइबोस है दैट इज गोइंग टू एग्जिस्ट एज राइबोफ्यूरानोज। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी लाइक राइबोफ्यूरानोज। तो राइबोफ्यूरानोज जो है ये कैसे बनेगा, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। सो फ्यूरान बनाने के लिए आप जानते हैं आपको 4 कार्बन मिनिमम चाहिए रहेंगे, तो 1 2 3 4, मतलब ये वाली OH यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाली है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगी, लेट्स जस्ट चेक इट आउट। सबसे पहले तो आप जानते हो कि फ्यूरानोज है, तो फ्यूरान वाला आप स्ट्रक्चर बना देते हो, और फिर डिश क्या धूम धूम धूम, बराबर, ये हो गया। अच्छा, अभी इसमें जो फर्स्ट वाला कार्बन है जिसको आप क्या कहते हो, एनोमरिक कार्बन एटम। ठीक है, क्योंकि ये राइबोस जो है ये अल्डिहाइड है, राइट, अल्डोजेस है, इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, HOH आएगा। तो इसमें भी जो पर्टिकुलरली होता है वो होता है बीटा डी राइबोफ्यूरानोस। तो इसको जरा आप दिमाग में बिठाइए, क्योंकि देखो आप जानते हो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद तो अल्फा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है और बीटा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर कौन सा होता है, फ्यूरानोस जो है वो फ्यूरानोस जो है वो बीटा डी वाला फ्यूरानोस आपको लेना होता है। सो बीटा डी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर OH को आपको सर पे बिठा के रखना रहेगा और H यहाँ पर नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुमलिक, और फिर यहाँ पर HOH स्मार्ट बच्चे समझ गए रहेंगे। यहाँ पर CH2OH आएगा क्योंकि कार्बन आपको 5 पूरे करने हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया पूरा का पूरा, ये आपका पेंटोस शुगर का है। तो ये जरा आप पहले दिमाग में बिठाइए, पेंटोस शुगर की स्ट्रक्चर को, बराबर है, ये आपको बनाने के लिए आना चाहिए। तो ये जो है ये आपका बीटा डी राइबोफ्यूरानोज है। अभी है ना, इसका एक और वर्जन एग्जिस्ट करता है। तो एक और वर्जन क्या है कि जिसके अंदर जो ये सेकंड नंबर वाला जो OH है ना, ये मिसिंग है, बराबर। सेकंड नंबर वाला जो OH है उसकी जगह पे सिर्फ H हो जाता है। तो सिर्फ अगर वो H हो जाता है तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा अपने को, OH H H, और OH है ना वो H निकल गया, ठीक है, उसका OH का O निकल गया, सॉरी, बराबर है, O निकल जाता है। क्यों निकल जाता है सर, अरे क्यों निकल जाता है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरा शुगर है ये भी पेंटोस शुगर है, लेकिन इसको आप राइबोज नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम कहते हैं सेकंड नंबर पे डी ऑक्सी। क्यों डी ऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन को आपने भगा दिया, और कहां से भगा दिया, सेकंड नंबर पे। तो 2 पे डी ऑक्सी राइबोज है, राइबोज ही है, लेकिन उसके आपने सेकंड नंबर पे ओ को हटा दिया ना, तो इसके लिए उसका नया नाम हो गया डी ऑक्सी राइबोज। और ऑफ कोर्स डी ऑक्सी राइबोज अलग है और राइबोज अलग है, ठीक है ना, दोनों शुगर अलग अलग हो गए। बराबर, ऐसे नाम चाहिए तो मैं अलग भी नाम दे सकता था, फाइबोज भी दे सकता था, लेकिन अभी क्या है, वो दोनों की सिमिलैरिटी है, खाली ऑक्सीजन नहीं है, इसके लिए इसको डीऑक्सी राइबोज ऐसा नाम दिया गया है। और क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर में इसको मैं कहूंगा 2 पे डीऑक्सी राइबो फ्यूरानोज, क्योंकि बीटा स्ट्रक्चर में है, तो ये हो गया बीटा D2 डीऑक्सी राइबो फ्यूरानोज। तो ये दो स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया, एक को हम कहते हैं राइबो फ्यूरानोज और एक को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो फ्यूरानोज। तो इस तरह से आपके पास में दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गए। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला वाला, सॉरी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला, ये आपका बीटा डी राइबोफ्यूरानोज है, सॉरी ये आपका बीटा डी राइबोफ्यूरानोज है, बीटा डी राइबोफ्यूरानोज, जिसमें OH जिंदा है यहाँ पे। ठीक है, और याद रखिए ये बीटा स्ट्रक्चर ये बहुत जरूरी है, बीटा स्ट्रक्चर मतलब OH ऊपर है, ऑलराइट, ये पोजीशन नंबर 1 है, ये फाइनल वाला ये पोजीशन नंबर 5 है।
ये पोजीशन नंबर 2 3, ये पोजीशनिंग को समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। कार्बन की नंबरिंग आपको एकदम अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए, बराबर है। तो ये हो गया आपका डी राइबोस। डी राइबोस इज प्रेजेंट इन आरएनए, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 डीऑक्सी राइबोस, दिस इज प्रेजेंट इन डीएनए। तो सर ये अलग से क्यों बनाया? ये अलग से इसके लिए बनाया क्योंकि देखो इसमें ये एच एच जो लिखा है ना, ये एच हमने यहाँ पर हटा दिए, खाली जो मुद्दे की बात है वही लिखी हुई है यहाँ पर। ओ एच नीचे, ओ एच नीचे, ओ एच और ऊपर सी एच टू ओ एच, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको शॉर्टकट में लिखा हुआ है, और कुछ नहीं, एक ही चीज है लेकिन थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, एच को नहीं लिखते हुए, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई। पेंटोज शुगर समझ में आ गया आपको? देखो मैं आपको फिर आपको बता देता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपने बताया था कि 3 चीज होती है। एक होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, तीसरा होता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल, बराबर। 3 चीज होती है। तो उसमें पेंटोज शुगर कौन सी होती है? तो ये आपने समझ लिया है कि भाई आरएनए रहेगा तो पेंटोज शुगर इज राइबोस, और डीएनए रहेगा तो पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। तो दोनों की पेंटोज शुगर आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में, मतलब जो सेकंड वाला यूनिट था। तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, नाइट्रोजन बेस जो यहाँ पर हम यूज करते हैं, इसके अंदर भी 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं पायरिमिडीन्स, और दूसरे को हम कहते हैं प्यूरिन्स, ओके। तो ये 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस है, एक को कहते हैं प्यूरिन्स और दूसरे को कहते हैं पायरिमिडीन्स, ठीक है। अभी देखिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो केमिस्ट्री की वजह से आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स भी याद करने हैं और इनकी नंबरिंग भी आपको खास याद रखनी है, ठीक है ना। तो जो प्यूरिन्स रहता है, मतलब प्यूरिन्स जो रहता है, ये कितने इसमें अंदर डबल रिंग है, 2 रिंग्स है, और पायरिमिडीन में एक ही रिंग है, बराबर है। और कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, आप भी आपका तरीका याद कर सकते हो। प्यूरिन नाम छोटा है तो डबल रिंग है, और पायरिमिडिन नाम इतना बड़ा है तो सिंगल एक ही रिंग है। है कि नहीं? हाँ सर, ये तो एक नंबर याद रह गया। हाँ सर। तो ये हो गया प्यूरिन और ये हो गया पायरिमिडिन, समझ में आ गया। तो प्यूरिन जो होता है, अभी ये प्यूरिन के अंदर कौन से, मतलब प्यूरिन ये टाइप है, हाँ, प्यूरिन इज अ टाइप। इसके लिए देखो पेरेंट कंपाउंड ऐसा लिखा है। प्यूरिन में कौन से प्यूरिन होते हैं? तो 2 प्यूरिन है हमारे पास में, एक का नाम है एडेनाइन और दूसरे का नाम है ग्वानिन, ठीक है। ओके, क्या नाम है? एडेनाइन एंड ग्वानिन। सो अभी ये एडेनाइन कौन सा है और ग्वानिन कौन सा है? तो देखिए दोनों के अंदर स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर डिट्टो सेम है, खाली फर्क है यहाँ पर NH2 का, और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड का और NH2 का, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि एडेनाइन और ग्वानिन में क्या अंतर है। ये जो मैंने रेड कलर से सर्कल कर दिए वो, बाकी पूरा का पूरा जो उनका ढांचा है वो सेम है, ठीक है ना। तो इस ढांचे को ही हमने पेरेंट कंपाउंड का ढांचा समझते हो ना, स्केलेटन, ठीक है। तो पेरेंट कंपाउंड, तो प्यूरिन कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना, प्यूरिन कोई कंपाउंड नहीं है, प्यूरिन टाइप है, ठीक है ना। तो डीएनए आरएनए के अंदर जो है वो आपको ये लोग पाए जाएंगे, एडेनाइन पाया जाएगा और ये हो गया ग्वानिन, ठीक है, एडेनाइन एंड ग्वानिन, बराबर है, एडेनाइन एंड ग्वानिन, ये हो गया आपके प्यूरिन्स। और ऊपर जो आप देख रहे हो साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामाइन, ये स्ट्रक्चर जो है ये इसको हम कहते हैं पायरिमिडिन। तो 3 तरह के पायरिमिडिन है और 2 तरह के प्यूरिन्स है। फिर से बोलिए, 3 तरह के पायरिमिडिन्स है और 2 तरह के प्यूरिन्स है, राइट। तो 3 तरह के पायरिमिडिन कौन से है? साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामाइन। और इनके लिए जैसे आपने देखा था अमीनो एसिड के लिए 3 लेटर सिंबल होता है, वैसे प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन के लिए सिंगल लेटर सिंबल है, जो कि उनके इनिशियल है। साइटोसिन का C, यूरासिल का U, थायामाइन का T, एडेनाइन का A एंड ग्वानिन का G, बराबर है। अभी एडेनाइन एंड ग्वानिन जो है ये दोनों ही मतलब डीएनए आरएनए दोनों के अंदर एडेनाइन एंड ग्वानिन पाया जाता है। डीएनए आरएनए दोनों के अंदर एडेनाइन भी पाया जाता है एंड ग्वानिन भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो पायरिमिडीन्स है उसमें डीएनए के अंदर साइटोसिन रहेगा एंड थायामाइन रहता है, जबकि आरएनए के अंदर साइटोसिन एंड यूरासिल रहता है, मतलब टी नहीं होता है। आरएनए के अंदर टी नहीं होता है और डीएनए के अंदर यू नहीं होता है, ठीक है। आरएनए के अंदर टी नहीं होता है और डीएनए के अंदर यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो यूरासिल और थायामिन जो है, यूरासिल आपके आरएनए में होगा, बराबर है, यूरासिल के अंदर
बराबर। ये देखो रानू मोंडल, ऐसे आप याद रख लो इसको, रानू। ओके, आरएनए में यू होता है। ओके, और तो ऑफ कोर्स अगर यूरासिल जो है वो आरएनए में है, बराबर है, वो अगर आरएनए के अंदर है तो डीएनए के अंदर क्या हो जाएगा, थायमाइन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, अभी यही चीज मैंने आपको यहाँ पर बोली है, और खास आपको इसे याद रखना है, टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया हुआ है। आरएनए के अंदर क्या रहेगा, आरएनए के अंदर डी राइबोज रहेगा, और एडेनिन ग्वानिन तो रहेगा ही, साइटोसिन और यूरासिल रहेगा। और डीएनए के अंदर क्या रहेगा, 2 डीऑक्सी राइबोज रहेगा, मतलब पेंटोज शुगर इसका अलग है, और नाइट्रोजनस बेस के अंदर क्या है, प्यूरिन सेम है, दोनों के अंदर प्यूरिन सेम है, लेकिन पायरिमिडिन के अंदर यहाँ यूरासिल है, तो यहाँ का पायरिमिडिन थायमाइन है, ठीक है। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन हमको स्ट्रक्चर याद नहीं रहे। हाँ, स्ट्रक्चर याद नहीं रहे, सर है क्या है, ऐसे कैसे याद रहेंगे, भूत जैसे इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हम कैसे करेंगे, नन्ही सी जान। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, बराबर है। व्हेन परिमल सर इज हियर, व्हाई टू फियर। ओके डियर, चलिए अभी हम लोग इसको याद कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको पहले तो मैं ब्लैंक आउट कर देता हूँ। अभी आप मेरे साथ में बोलते जाएंगे, क्या बोलते जाएंगे, सी 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 एन सी एन। ओके, ये एक इसका बेसिक ढांचा हो गया, ठीक है ना। सी 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 एन सी एन, सी 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 एन सी एन, फिर से बोलो, सी 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 एन सी एन। ये हो गया प्यूरिन का बेसिक, पायरिमिडिन का बेसिक ढांचा। और प्यूरिन का बेसिक ढांचा बताता हूं, सी 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 एन सी एन, बोलो एन सी एन, है ना आसान, ठीक है। फिर से बोलो, सी 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 एन सी एन, बोलो एन सी एन, सी 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 एन सी एन, सी 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 एन सी एन, बोलो एन सी एन। कितना आसान है, बराबर है। एक बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ओके। और आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, बराबर है। क्या चेक कर सकते हैं, फटाक से यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और NCN ये हो गया ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, CCC NCN, बोलो NCN, CCC NCN, बोलो NCN, ठीक है। और अभी इसके अंदर क्या रहेगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये आपको उसके अंदर डाल देने का, ठीक है। या तो अभी मैं आपको डायरेक्टली साइटोसिन, यूरासिल और थायमाइन के ही स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें हम क्या करेंगे कि CCCNCN, ठीक है। अभी जितने भी आपके ये है ना, क्या बोलते हैं, पायरिमिडिन्स, तो सारे के सारे पायरिमिडिन्स जो है वो यूरिया कंटेन करते हैं। यूरिया मतलब आप जानते हो, NC डबल बॉन्ड हो, NH2C डबल बॉन्ड हो, NH2, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर यूरिया सबके अंदर रहेगा ही, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्डो आने वाला है, राइट। और डबल बॉन्डो आ जाने के बाद में आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर क्या है, तो बोला NH2 होता है, बराबर है। ये साइटोसिन के अंदर यहाँ NH2 होता है। फिर ये हो गया आपका यूरासिल, और ये हो गया आपका थायमिन। तो यूरासिल के अंदर क्या है, यूरासिल के अंदर यहाँ पर डबल बॉन्डो आ जाएगा, थायमाइन के अंदर भी यहाँ पर डबल बॉन्डो आ जाएगा, और थायमाइन के अंदर एडिशनली यहाँ पर जो है CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 6, बराबर कंटिन्यूअस नंबरिंग दी जाएगी यहाँ पे। तो ये जो 6 मेंबर की रिंग है, इसको इस तरह से नंबर दिया है। तो थायामाइन को कई बार ऐसा भी कहा जाता है, इट इज नथिंग बट 5 मिथाइल यूरासिल। क्या बोलते हो, हाँ बोल सकते हैं सर। ये पूरा देखो, यूरासिल का स्ट्रक्चर और थायामाइन का स्ट्रक्चर डिट्टो सेम है, C डबल बॉन्डो और C डबल बॉन्डो ही है, खाली यहाँ पर मिथाइल हमने डाल दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड शुरू करना रहता है। अभी ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड देने की शुरुआत है ना, हमेशा यहाँ से करनी है, ओके। तो आपको ये वाले बॉन्ड को डबल देना है, डबल सिंगल डबल सिंगल। अभी यहाँ पर भी डबल आना चाहिए था, लेकिन ये जो C है वो ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना के बैठा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन सकती नहीं है। तो अभी रिमेनिंग जो एक बॉन्ड है वहां पर हाइड्रोजन दे दीजिए। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 1 2 और ये तीसरा हाइड्रोजन,
1 2 3 ये चौथा हाइड्रोजन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन, 1 2 3 4 कंप्लीट है। तो ये हो गया साइटोसिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी यूरासिल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ आएगा पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर यहाँ डबल बनाने का था लेकिन ऑलरेडी सी डबल बॉन्डो है तो डबल आएगा नहीं, फिर सिंगल, फिर यहाँ डबल आएगा लेकिन अगेन सी डबल बॉन्डो है तो डबल बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम लोग एच दे देंगे, पेंडिंग स्ट्रक्चर को एच दे देने का। और फिर से यहाँ पर भी वही करेंगे हम लोग, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। लेकिन देखिए अगर ऑलरेडी डबल बॉन्ड कार्बन बना चुका है तो डबल नहीं आएगा, फिर अभी एच एच बांट दो, बराबर है। यहाँ पर भी एच आएगा, इसमें भी यहाँ पर भी एच आएगा, इधर इधर नहीं आएगा। ठीक है, तो कितने आसान है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। ऑलराइट, तो ये स्ट्रक्चर में एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कितने आसान थे। सी 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 एन सी एन, बोलो एन एन सी एन नहीं, फिलहाल सी 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 एन सी एन, सी 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 एन सी एन। ठीक है, अभी ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो इसको क्या मैंने बोला था, जब भी आप पायरिमिडिन्स बना रहे हो तो सबके सी डबल बॉन्डो कर दीजिए। फिर क्या आएगा, NH2 सी डबल बॉन्डो सी डबल बॉन्डो। ठीक है ना, क्या बोलने का, NH2 सी डबल बॉन्डो सी डबल बॉन्डो, एंड यहाँ पर आ जाएगा एक और मिथाइल ग्रुप। ओके, तो ये आपका हो जाता है क्या बोलते हैं, थायमाइन। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर आपको डबल बॉन्ड का क्लियर हो चुका रहेगा। इधर से शुरुआत करने की, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, लेकिन यहाँ डबल आएगा नहीं, फिर डबल सिंगल, ये डबल, इस तरह से आएगा। तो ये हो गया आपका साइटोसिन, यूरामिन, यूरासिल एंड थायमाइन। ओके, चेक आउट दिस स्ट्रक्चर, कंफर्टेबल विद दिस। ओके, अभी दूसरा क्या है, अभी प्यूरिन्स आते हैं। ठीक है, तो प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाओगे, तो इसमें आएगा सी 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 एन सी एन, बोलो एन सी एन। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, इधर अभी आप पहले एडेनाइन भी मैं बना देता हूँ, एंड दूसरा है ग्वानिन। ओके, तो ग्वानिन भी हम बना देते हैं, सी 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 एन सी एन, बोलो एन सी एन। ठीक है, सी 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 एन सी एन। अभी इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि यहाँ पर आएगा NH2 सी डबल बॉन्डो NH2, और यहाँ पर देखो यूरिया के जैसा डबल बॉन्डो पहले जैसा किया था वैसा नहीं करना है। ठीक है, अभी इसको बांट देते हैं, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल। अभी ये तो ऑलरेडी डबल बन चुका है, तो यहाँ पर भी अगेन डबल सिंगल डबल, यहाँ पर नहीं आएगा, इधर आ जाएगा। ओके, और ये रिंग में इधर डबल आएगा। अभी आप हाइड्रोजन बांटना चाहो तो बांट दो, जहां जहां कमी रहेगी वहां वहां आप हाइड्रोजन चिपकाते जाओ। ठीक है, जहां जहां कमी है, कमी मतलब समझते हो ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो अगर 3 बॉन्ड बने तो चौथा हाइड्रोजन आ जाएगा, ऐसे करके आप बांट दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडेनाइन और ये हो गया आपका ग्वानिन। कितने आसान है स्ट्रक्चर, है कि नहीं। खाली ये याद रखो, NH2 सी डबल बॉन्डो NH2। ठीक है, ऑलराइट, देखो वही मैंने आपको सर्कल करके भी पहले ही बताया था, वही चीज आप याद रख लीजिए। तो नाइट्रोजनस बेस याद हो गए, सर बेस याद तो हो गए लेकिन इसका करना क्या है, अरे वो तो मैं समझा रहा हूँ ना, पहले आप याद करते जाओ ना। पेंटोस शुगर आपने याद कर लिया है, नाइट्रोजनस बेस आपने याद रख कर लिया है, अभी देखते हैं अभी इसको कैसे चिपकाने का वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी ये आपका है डी राइबोज है, बराबर है, RNA के अंदर यूज होता है, बराबर। अरे सर ये डी आता है तो कंफ्यूजन होता है, अरे कंफ्यूजन मत होना चाहिए, डी ऑक्सी राइबोज आया तो डीएनए, डी राइबोज आया तो आरएनए ही होएगा ना, सिर्फ आरएनए, राइबोज है मतलब आरएनए है। ठीक है, और ये आपने लिया यहाँ पर साइटोसिन, बराबर। अभी ये नाइट्रोजनस बेस और ये दोनों जुड़ने वाले हैं, तो सवाल आता है कहाँ जुड़ेंगे, तो बोलना है या ऊपर जुड़ने वाले हैं। ठीक है, इधर ये वाले फर्स्ट कार्बन पे, अनुमलिक कार्बन पे जुड़ेंगे, तो ये वाला H और ये वाला OH, HHO H2O निकल जाएगा और वो लोग आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से, और ये आपका बन गया नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर। जब नाइट्रोजनस बेस, बड़ा मजेदार, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड। ओके, है सर आप तो न्यूक्लियोटाइड बोल रहे थे, नहीं मैंने बोला था जब फॉस्फेट जुड़ेगा तब न्यूक्लियोटाइड। सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और शुगर जुड़े हैं तो उसको कहा जाता है
न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड के साथ में अगर फॉस्फेट भी आप जोड़ दोगे तब आप कहोगे उसको न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। ओके, व्हेन यू टाई द फॉस्फेट, अब फॉस्फेट कहाँ जुड़ने वाला है? फॉस्फेट भी देखो फॉस्फोरिक एसिड होता है। ओके, पी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ एच ओ एच, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है ना। तो ये ओ एच और यहाँ से एच, एच एच ओ एच टू ओ, ये निकल गया। ठीक है, तो इसको एस्टर लिंकेज कहते हैं। ओके, एस्टर कहते हैं। क्यों एस्टर कहते हैं? क्योंकि एसिड और अल्कोहल है ना, फॉस्फोरिक एसिड तो एसिड है ना, एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर। तो ये एसिडिक पार्ट यहाँ पर जुड़ गया। और कहाँ पर जुड़ा है? 5 नंबर पे जुड़ा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, फॉस्फेट कहाँ जुड़ता है? 5 नंबर पे जुड़ता है। और 1 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस को तो बोलने का है, नाइट्रोजनस बेस कैसा है? 1 नंबर सर, 1 नंबर है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस इज एट 1 नंबर। ओके, एंड अरे अरे क्या हो गया भाई? हाँ, एंड 5 नंबर पे कौन है? फॉस्फेट बेस है। ठीक है, तो फॉस्फेट है और नाइट्रोजनस बेस कहाँ पर जुड़ गए? क्लियर हो गया। ठीक है, और फॉस्फेट के जुड़ने के बाद में जब तीनों आ जाएंगे तब इसको आप कहोगे न्यूक्लियोटाइड। और अगर मान लीजिए सिर्फ दो ही जुड़े हुए हैं, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अभी ये जो न्यूक्लियोटाइड बना है इसको भी हम नाम दे सकते हैं। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? इसको हम नाम देंगे CMP। क्या नाम देंगे? CMP। CMP क्यों देंगे? साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलना है इसको? साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। मतलब साइटोसिन है और मोनोफॉस्फेट है, पेंटोस शुगर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। बट ये पेंटोस शुगर कौन सा है? वो आरएनए का है कि डीएनए का है, वो आपको बताना पड़ता है। अगर आरएनए का है तो कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है, लेकिन डीएनए का होता तो हम डी वहां पर आगे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्या लिया हुआ है? डीऑक्सी राइबोस शुगर मैंने लिया हुआ है। और ये मैंने लिया है एडेनाइन बेस। क्या लिया हुआ है? एडेनाइन। ये आप जानते हैं ये आपका प्यूरिन है। ठीक है, और ऊपर जो साइटोसिन था वो पायरिमिडिन था। अच्छा सर, हमेशा जो राइबोस है वो साइटोसिन से ही जुड़ेगा? अरे मूर्ख, राइबोस किसी से भी जुड़ सकता है, साइटोसिन से भी जुड़ सकता है, थायमाइन से भी, यूरासिल से भी, एडेनाइन से भी, ग्वानिन से भी। अच्छा, तो सर इस प्रकार से तो देखेंगे तो 5 तरह के न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे ना आरएनए के लिए? गलत, 4 तरीके के हैं। क्यों सर? नाइट्रोजनस बेस तो 5 है, लेकिन यूज तो 4 ही होते हैं ना आरएनए के लिए। AG है और CU है, टी वाला नहीं होगा। तो राइबोस में कभी भी आप थायमाइन को नहीं जोड़ोगे, है ना, याद रखना। राइबोस शुगर रहेगा तो थायमाइन नहीं जोड़ना है। ओके, सो यू कैन हैव CMP। आपके पास में क्या क्या हो सकता है? आपके पास में हो सकता है CMP, जो आप यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसा आपको यूरासिल मोनोफॉस्फेट भी मिल सकता है, UMP। एडेनाइन मोनोफॉस्फेट भी मिल सकता है एंड ग्वानिन मोनोफॉस्फेट भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। और अभी यहाँ पर जो आप सर अगर 2 फॉस्फेट जुड़ जाएंगे तो उसको कहेंगे ADP, एडेनाइन डाइफॉस्फेट। और 3 जुड़ेगा तो ATP, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। ओ तेरी, ये ATP वो है सर। यस, है ना, मजेदार है ना एकदम। यस, तो अभी इधर देखते जाओ, क्या देखेंगे? ये डीऑक्सीराइबोज है और डीऑक्सीराइबोज और एडेनाइन जुड़ गया तो इससे क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो इसको नाम क्या दिया? देखो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, बराबर है। और उसके आगे क्या बोला है? ये एडेनाइन, अगर आप पूरा नाम देंगे तो एडेनाइन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड है। और कहाँ से जुड़ रहा है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये वाला नाइट्रोजन का जो छोटी वाली जो रिंग है वहां से वो जुड़ने वाला है। और उसकी नंबरिंग आपने जैसे देखा था, ये फिक्स नंबरिंग है। ओके, नंबरिंग आप देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा होने के बाद, इस रिंग को पूरा नंबर होने के बाद में 7 8 और 9, तो 9 नंबर पर जुड़ रहा है। एडेनाइन बेस जो है वो 9 नंबर से जुड़ रहा है। और जो आपका ये वाला जो बेस है, क्या बोलते हैं, पायरिमिडिन बेस जो है वो 1 नंबर से जुड़ रहा है। ठीक है, पायरिमिडिन बेस फर्स्ट से जुड़ रहा है और प्यूरिन बेस लास्ट से जुड़ रहा है, ये याद रखिए। और नंबरिंग आप एक बार फिर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये पहली रिंग को नंबरिंग देने के बाद में दूसरी रिंग को नंबरिंग देंगे 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखे थे क्या, डीऑक्सीराइबोज लिया और एडेनाइन लिया, इनको हमने जोड़ दिया तो ये हो गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। और जब इनको हमने फॉस्फेट भी जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। ठीक है, ये क्या बन चुका है? अभी न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। तो ये न्यूक्लियोटाइड कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है क्या बोलते हैं अपना, एडेनाइन है। और तो एडेनाइन मोनोफॉस्फेट कहूंगा मैं इसको।
लेकिन उसके आगे मैं छोटा डी लिख दूंगा, बराबर है। ये छोटा डी क्यों लिखा, क्योंकि ये डी ऑक्सी राइबोस शुगर उसमें मैंने यूज किया है। अगर यही चीज मैं राइबोस के साथ बनाता तो मैं उसको सिर्फ एएमपी लिखता था, ठीक है। अभी जैसे मैंने इसको क्या लिखा है, सीएमपी, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर यहाँ पर आप ये डी ऑक्सी राइबोस के साथ में अगर साइटोसिन को जोड़ते तो मैं उसको लिखता था डीसीएमपी, है ना, छोटू डी उसके साथ में जोड़ देता था। ओके, सो होपफुली ये स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हो गए। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड बनता है, और इसी न्यूक्लियोटाइड को जब आपस में जोड़ते जाते हो, ऐसे मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो उससे बनता है डीएनए, बराबर है। तो आप जैसे यहाँ पर एक मैंने यूज योर ब्रेन पावर बोला है, आप इनके स्ट्रक्चर्स आप खुद से बनाइए, बराबर है, आप खुद से बनाइए, मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। अभी यहाँ पर जैसे हमने लिया हुआ है डीसीएमपी, मतलब एक साइटोसिन मोनोफॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज वाला शुगर लिया है। देखिए आप सेकंड पोजीशन पे देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। वैसे यहाँ पर भी देखिए डीएएमपी लिया है, एडेनाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और अभी ये दोनों आपस में जुड़ने वाले, सवाल आता है ये लोग कहाँ पर जुड़ेंगे। तो इसका जो तीसरे नंबर वाला जो OH रहता है ना, ये और ये जो आपका फॉस्फोरिक एसिड है, यहाँ पर आप H इमेजिन कर लीजिए, ओके। ये फॉस्फोरिक एसिड है, और ये जो थर्ड वाला जो एंड है, वो दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस था एक, बराबर, न्यूक्लियोटाइड था, और नीचे वाला एक न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो 5' एंड और 3' एंड है, इसमें जो फॉस्फेट है वो आपस में यहाँ पर अगेन HHO H2 करके ऊपर वाले से भी जुड़ गया। तो ऊपर भी एक और एस्टर लिंकेज बन गई। यहाँ तो एक एस्टर लिंकेज थी ही, है ना, 5 नंबर पे तो एक एस्टर लिंकेज बनी थी, वो मैंने उसका जिक्र आपको किया था। सेम अभी एक और एस्टर लिंकेज थर्ड नंबर के साथ भी बन गई। तो इसको कहा जाता है फॉस्फो डाई एस्टर। डाई एस्टर क्यों बोलते हैं, बिकॉज 2 एस्टर यहाँ पर लिंकेज बनी है। अच्छा, इसके लिए डाई एस्टर बोलते हैं, और नहीं तो क्या। ओके, तो इस तरह से पेंटोस जो शुगर है, 5 नंबर और 3 नंबर के बीच में पेंटोस शुगर के, ये पेंटोस शुगर है, ये भी पेंटोस शुगर है। तो इसके 5 नंबर के बीच में और इसके 3 नंबर के बीच में यहाँ पर फॉस्फेट जो है इन दोनों को जोड़ देता है। तो इस तरह से फॉस्फेट लिंकेजेस बनते जाएंगे। तो आप अगर इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि मेरे पास में एक पेंटोस शुगर है, मेरे पास में एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि यहाँ पर ग्वानिन है, और ये मैंने एक फॉस्फेट लिया हुआ है। वैसा सेम यहाँ पर दूसरा वाला एक न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा वाला न्यूक्लियोटाइड है, ऊपर वाला चौथा न्यूक्लियोटाइड है, और सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं। और ये वाला जो एंड है जो यहाँ पर नीचे लटक रहा है, कैन आई से इट्स अ 3' एंड जो कि खाली लटक रहा है, और यहाँ पर ऊपर वाला जो है वो 5' एंड जो कि खाली लटक रहा है, ठीक है। ऐसे मल्टीपल इस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे, तो इसको कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी मेरे स्मार्ट बच्चे इस बात से अग्री होंगे कि फॉस्फेट के पास में ना 3 OH हुआ करते थे, ठीक है ना। 3 OH में से वो 2 का तो इस्तेमाल ऑलरेडी डायस्टर बनाने में यूज कर चुका है, एक OH जिंदा है, जिसके कारण ये एसिडिक सब्सटेंस है, और इसीलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एसिड, बिकॉज इट इज एसिडिक इन द नेचर। ऑलराइट, तो इस तरह से फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज की मदद से आपका जो है ये RNA DNA वगैरह बनेगा। यहाँ पर जो पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ DNA की है, क्योंकि स्मार्ट बच्चों को T नजर आ रहा होगा। अगर T की जगह U होता तो आप इसको RNA कह सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से फॉस्फेट शुगर बेस, तो शुगर जो रहता है ना, 2 शुगर के बीच में क्या रहता है, फॉस्फेट लिंकेज रहता है। तो यहाँ पर जो है वो डाई एस्टर लिंकेज की मदद से ये लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में थी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो कि इथरल लिंकेज थी, प्रोटीन्स में थी पेप्टाइड लिंकेज जो कि एक अमाइड लिंकेज थी, न्यूक्लिक एसिड में होती है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो कि एक एस्टरल लिंकेज है। तो इन तीनों के अंदर जो टाइप ऑफ लिंकेजेस है उसको आप याद रखिए, ठीक है। अभी आपको ये स्ट्रक्चर होपफुली समझ में आ गया है। ओके, तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज किस तरह से बनता है। अभी न्यूक्लिक एसिड जो होता है, इट कंटेन्स द बैकबोन कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट, ये हम पढ़ चुके हैं, इसको मेमोराइज कर रहे हैं। बैकबोन ऑफ ऑल टाइप ऑफ DNA कंटेन the sugar 2-deoxyribose while that of RNA contain D-ribose. The identity and the sequence of the base distinguish one polynucleotide from the other polynucleotide. मतलब 2 DNA अगर मेरे पास में है तो 2 DNA के अंदर अलग क्या होगा, तो 2 DNA के अंदर अलग क्या होगा कि उनके अंदर जो ये नाइट्रोजनस बेस की जो सीक्वेंस होती है वही अलग होती है, ठीक है। तो ये खास आपको ध्यान में रखना है। अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैज अ वन फ्री फॉस्फेट एट द 5' एंड, बराबर है। तो फॉस्फेट ग्रुप हमेशा 5' पे जुड़ा रहता है, इसके लिए 5' पर मतलब कहीं ना कहीं तो इसका एंड तो होगा ना, तो जो एंड रहेगा वहां पर 5' एंड पे एक फॉस्फेट रहेगा,
और 3' एंड के ऊपर खाली OH ग्रुप रहेगा, ठीक है। यहाँ पर OH ग्रुप रहेगा, यहाँ पर जो है आपका फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, ये क्लियर हो गया। मेन मेन मुद्दे की बात हमने वापस कर ली। अभी एक मजे की बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो डीएनए होता है और आरएनए होता है, इसका एक और मजेदार डिफरेंस है कि जो डीएनए है ना, डीएनए इट इज ए डबल स्ट्रैंडेड, ओके, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड, ओके। जबकि आरएनए रहता है, इट कैन बी डबल और सिंगल स्ट्रैंडेड, दोनों हो सकता है, बट आमतौर पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो आपसे ये वाला अभी अभी भी बनाया ना, हमने पेंटोस शुगर की जो हमने ये पूरी चेन बनाई थी, ओके, पेंटोस शुगर, ओके, ये यहाँ पर आपने इन दोनों को फॉस्फेट से जोड़ दिया है ना, ये आपने इन फॉस्फेट से जोड़ दिया, ओके। और इधर लटक रहा है नाइट्रोजनस बेस, लेट्स से एडेनाइन है, यहाँ पर भी लेट्स से एडेनाइन है, इधर मान लीजिए थायमिन है, और इधर मान लीजिए यूरासिल है। नहीं सर, यूरासिल नहीं हो सकता, क्यों? अरे सर डीएनए है ना। अच्छा, तो इसमें 4 ही होते हैं कि सर ये तो लगते ही जाएगा? सर बहुत सारे रहते हैं, हाँ, वैसे बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यू ऐसे मान लीजिए यहाँ पर, और ये 3' पे भी आप कंटिन्यू मान लीजिए। तो ये जो आप पूरा देख रहे हैं, इसको मैं कहता हूँ सिंगल स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड है। अभी डीएनए में क्या होता है, ऐसा एक और स्ट्रैंड रहता है। मतलब मान लीजिए अगर मैं स्ट्रैंड को, इफ यू डोंट माइंड, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक लाइन बना दी, इसको मैंने नाम दिया ए टी सी टी सी जी जी ए टी, बराबर। मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है, बराबर है, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है। तो डीएनए में इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड नहीं रहेगा, यहाँ पर है ना एक और रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे 3' एंड है और ये वाला 5' एंड है ना, तो ऐसा एक और स्ट्रैंड आप विजुलाइज कीजिए, आप ऐसा एक और स्ट्रैंड विजुलाइज कीजिए, ओके। ये एक और स्ट्रैंड जो रहता है वो उससे जुड़ा हुआ रहता है, तो मतलब 2 स्ट्रैंड आपस में जुड़े रहते हैं एंटी पैरेलल, ओके, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5' इधर है और 3' इधर है, तो इसका 3' ऊपर रहेगा और इसका 5' नीचे रहेगा, ऑलराइट। और इसके सामने भी यहाँ पर सारे जो है नाइट्रोजनस बेस जुड़े रहेंगे। अब मजे की बात ये है कि ये जो नाइट्रोजनस बेस जो सामने जुड़े रहते हैं ना, ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब होता है ये हमेशा जोड़ी में एग्जिस्ट करते हैं, बराबर। ए का जो जोड़ीदार है वो है टी, बराबर है। एडेनाइन की जोड़ी थायमिन के साथ बनती है और ग्वानिन की जोड़ी जो है वो साइटोसिन के साथ में बनती है। ये बड़ा मजेदार है और खास आपको याद करना है, ATGC मतलब ए की जोड़ी। देखो एडेनाइन एक पायरिमिडीन प्यूरिन है और थायमिन एक पायरिमिडीन है। प्यूरिन और पायरिमिडीन की आपस में पेयर बनती है, ठीक है, जोड़ी बनती है। तो ए की जोड़ी टी के साथ, जी की जोड़ी सी के साथ, ये कभी भी क्रॉस नहीं होता है। इसका मतलब ये कि जो टी है उसके सामने हमेशा क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा। अगर इधर ए है तो उसके सामने टी रहेगा, जी है तो सी रहेगा, जी है तो सी रहेगा, सी है तो जी रहेगा, टी है तो ए रहेगा, सी है तो जी रहेगा, टी है तो ए रहेगा, और ए है तो टी रहेगा, और इधर टी। इस तरह से इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, ओके। ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है टी और जी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है सी, बराबर। तो सी यू एट जीसीसी, मैं ऐसा बोलता हूँ, सी यू एट जीसीसी। होपफुली जीसीसी क्लब है भाईंदर में, ऐसा मीरा रोड में। तो एट जीसीसी मैं ऐसा याद रख लेता हूँ, एट जीसीसी। तो ए की जोड़ी टी के साथ, जी की जोड़ी सी के साथ, ठीक है। तो इससे एक और बात साबित होती है, जितने प्यूरिन्स रहेंगे उतने पायरिमिडीन्स रहेंगे, ये हमेशा फिक्स है। डीएनए के अंदर ये फिक्स होता है, जितने प्यूरिन्स उतने पायरिमिडीन। तो टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पायरिमिडीन। इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर डीएनए। तो डीएनए के अंदर इस तरह से डबल स्ट्रैंड बनता है, जबकि आरएनए जो रहता है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, बराबर। A G C T, टी नहीं सर, यू यू, ओके, हाँ यू यू, ऑलराइट। GUCUA ऐसा कोई भी रहता है, कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहती है और उस कोड का मतलब होता है, ठीक है ना। ये जो तीन तीन जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है ना, ये 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर एक कोड बनाते हैं अमीनो एसिड के लिए। 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर मेक अ कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। और उसका तो डिटेलिंग खैर आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए खाली मैंने बता दिया। तो तीन जो नाइट्रोजनस बेस पेयर रहेंगे उससे एक अमीनो एसिड की कोड बनती है, और उसी अमीनो एसिड को कोडेड लैंग्वेज रीड करके ही अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है। मतलब रैंडमली कोई भी अमीनो एसिड नहीं जोड़ेंगे हम, समझ रहे हो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये जो आरएनए रहेंगे वो सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा और डीएनए रहेगा वो डबल स्ट्रैंडेड रहेगा, ठीक है।
अभी ये डबल स्ट्रैंडेड बनता कैसे है, तो उसका भी आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया जी और सी की जोड़ी है, तो जी और सी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। देखो, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द बेसिस फॉर आवर एग्जिस्टेंस। ये बड़ा ही मजेदार फैक्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर, और वाटर की वजह से पूरी सृष्टि एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो वाटर जो है वो तो है ही, पर इसके साथ में हमारा जो भी पूरा हमारे बायोमोलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए ही एग्जिस्ट करते हैं। चाहे आपने प्रोटीन देखा हो या डीएनए, सभी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि ए और टी के बीच में दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, गड़बड़ ना हो इसके लिए। एट जीसीसी मैंने बोला था ना, एट मतलब दो ही है ना, तो दो डबल बॉन्ड है इसमें, मतलब दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। जीसीसी तीन है, इसके लिए जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पोजिशनिंग के साथ भी चेक कर सकते हो किधर है। अगर वो नहीं याद रहता तो एटलीस्ट इतना याद रख लीजिए कि जी और सी में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ए और टी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, अभी इसके अंदर आप देखिए कि ये मैंने एक शुगर फॉस्फेट, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, थायमाइन बेस, फॉस्फेट शुगर ग्वानिन बेस, ग्वानिन में डबल रिंग होती है, फॉस्फेट शुगर और साइटोसिन लिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने स्ट्रैंड लिया हुआ है, एक स्ट्रैंड लिया हुआ है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक 5 डैश एंड मैंने लिया हुआ है, और इस तरफ जो है आपका ये 3 डैश एंड है, ठीक है। अभी इसके ऊपर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो ये आना शुरू हो रहा है, इसको आप देखिए ये उल्टा आएगा, मतलब 5 डैश इसका इस तरफ रहेगा और एंड में देखिएगा आप 3 डैश इधर आ जाएगा, ठीक है। और टी है तो सामने ए वाला ही जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आप एक एक करके इसके अंदर जो है बेस जुड़ते जा रहे हैं, और पहले जब वो आएगा तभी वो ट्राइफॉस्फेट की तरह आता है, फिर दो फॉस्फेट छूट जाता है इसमें से, ठीक है। वो एक मैकेनिज्म है, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। खाली जो जुड़ रहा है उसको देखो। सी और जी में देखो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और सी और जी के अंदर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, अगेन अभी जी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, सी आएगा, उसमें भी तीन हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। और इस तरह से पूरा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आपस में जुड़ के डीएनए का डबल स्ट्रैंड तैयार होता है। और फिर ये जो डबल स्ट्रैंड होता है इसको एक हेलिकल स्ट्रक्चर दिया जाता है। वेटस्टोन एंड क्रिक नाम के भाई साहब थे जिन्होंने इस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो होपफुली आपको समझ में आ गया, ये 5 डैश एंड और ये 3 डैश एंड। ओके, यहाँ पर जो हमने देखा था 3 डैश एंड। ऑलराइट, अभी ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हो ना, इसी क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम के अंदर है ना हिस्टोन प्रोटीन रहता है, उसके ऊपर ये पूरा लपेटा हुआ डीएनए रहता है। और ये डीएनए को आप देख रहे हो, देखो इसको एनलार्ज करके यहाँ पर बनाया बताया हुआ है। तो जैसे ये पूरा जो क्रोमोसोम है किस तरह से बना हुआ है डीएनए से, ठीक है। ये 3 डैश एंड है, तो उसी का आप देखिए कंटिन्यू यहाँ पर आपको 5 डैश एंड मिलेगा। ये आप यहाँ पर देख रहे हो 5 डैश एंड, तो इसका कंटिन्यू आपको यहाँ पर मिलेगा 3 डैश एंड, और इसी को डबल हेलिक्स के फॉर्म में फॉर्म किया जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल होते हैं, अनलाइक योर प्रोटीन जहां पर वो वर्टिकल होते थे, इफ यू रिमेंबर। ओके, प्रोटीन के अंदर वर्टिकल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये आपका डीएनए का एक डबल हेलिक्स है, जिसको वेटसन एंड क्रिक नाम के भाई साहब ने डिकोड किया था, ठीक है। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, एक इंडियन साइंटिस्ट है, उनका नाम है हरगोविंद दास खुराना। ये ह्यूमन जीनोम के अंदर, मतलब आज जो भी जेनेटिक जानकारी हम डीएनए, आरएनए, वायरस को लेकर जानते हैं, वो सारे हरगोविंद दास खुराना की वजह से जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि क्रोमोसोम जो है वो किस तरह से पूरा डीएनए का बना हुआ, और उन्होंने ह्यूमन जीनोम को डिकोड किया था। ओके, तो इट्स अ वेरी मैटर ऑफ प्राइड। अक्सर हम ये कहते हैं कि इंडियन साइंटिस्ट दिखते नहीं, बट ये डेफिनेटली बहुत ही महत्वपूर्ण है और दिखेंगे आपको जरूर। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर भी समझा दिया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। अब डीएनए कैसे काम करता है इसका एक और मैं वीडियो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ, उसको आप गो थ्रू कीजिए। सर मजा आ गया, एक नंबर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।